सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कभी सिर्फ गेम खेलने के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी, आज वही कंपनी पूरी एआई दुनिया को चला रही है। चैट जीपीटी हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फ्यूचर के रोबोट्स, सबके पीछे एक ही नाम है, एनवीडिया। Having simpler ideas that you can execute perfectly is sometimes better than having a grandiose idea that your company can't execute on. The chip maker, Nvidia, has become the first ever company to reach a market value of $5 trillion. लेकिन सवाल ये है, एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान था? आज की इस वीडियो में हम एनवीडिया की वो कहानी जानेंगे जो आपको हैरान भी करेगी और इंस्पायर भी। एनवीडिया की शुरुआत। एनवीडिया की कहानी शुरू होती है 1993 में। जेनसन हुआंग, क्रिस मालाचोस्की और कर्टिस प्रीम, तीन इंजीनियर्स जिनका एक छोटा सा सपना कंप्यूटर्स को इंसानों के लिए विजुअली पावरफुल बनाना। उस समय सीपीयू ही सब कुछ था, लेकिन जेनसन हुआंग को लगा अगर ग्राफिक्स को अलग से प्रोसेस किया जाए तो कंप्यूटर्स की पावर कई गुना बढ़ सकती है। यहीं से जन्म हुआ जीपीयू का। शुरुआत आसान नहीं थी, पहला प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, पैसे खत्म होने लगे, कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, लेकिन जेनसन हुआंग ने हार नहीं मानी। फिर 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया जीफोर्स 256। इसे दुनिया का पहला जीपीयू कहा गया। अब गेम्स सिर्फ खेलने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए बन गए। अब गेमर्स को गेम खेलने का एक न्यू एक्सपीरियंस मिल गया, जिसमें उन्हें स्मूथ ग्राफिक्स, रियलिस्टिक लाइटिंग, फास्ट परफॉर्मेंस, ये सब मिला। फिर होना क्या था, पीसी गेमिंग इंडस्ट्री में एनवीडिया का नाम छा गया। धीरे धीरे एनवीडिया बन गई गेमर्स की सबसे ट्रस्टेड ब्रांड, लेकिन असली गेम अभी बाकी था। 2006 में एनवीडिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय किसी ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। एनवीडिया ने लॉन्च किया CUDA, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। CUDA का मतलब था जीपीयू का यूज सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं बल्कि हेवी कैलकुलेशंस के लिए भी करना। यानी जीपीयू अब मैथ्स, डेटा, सिमुलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च सब कुछ हैंडल कर सकता था। यही वो मोमेंट था जब एनवीडिया साइलेंटली एआई की नींव रख रही थी और दुनिया को इसका अंदाजा भी नहीं था। 2020 के बाद एआई ने बूम करना शुरू किया, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी, इमेज एंड वीडियो एआई, इन सबको ऑपरेट करने के लिए चाहिए था मैसिव कंप्यूटिंग पावर, और वो पावर सिर्फ एक के पास थी, एनवीडिया जीपीयूज। आज चैट जीपीटी, गूगल एआई, टेस्ला ऑटो पायलट, डेटा सेंटर्स, सुपर कंप्यूटर्स सब एनवीडिया पर डिपेंड करते हैं। एनवीडिया की डिमांड इतनी बढ़ी कि एनवीडिया की चिप्स गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन गई। मार्केट वैल्यू एक्सप्लोजन। अब यहाँ एक जरूरी सवाल आता है, एनवीडिया की मार्केट वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? इसका जवाब सिर्फ एआई ट्रेंड नहीं है। जब एआई का इस्तेमाल बढ़ा तो लगभग हर बड़ी टेक कंपनी को तुरंत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ने लगी। यहीं पर एनवीडिया को फायदा मिला। एनवीडिया के पास पहले से ताकतवर जीपीयूज थे, तैयार सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम था और बड़े लेवल पर सप्लाई करने की क्षमता भी थी। इसलिए जैसे ही कंपनियों ने एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उनका पैसा सीधे एनवीडिया के प्रोडक्ट्स में जाने लगा। साथ ही एनवीडिया सिर्फ चिप्स नहीं बेच रही थी, वो पूरा सोल्यूशन दे रही थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट। इस वजह से एनवीडिया को रिप्लेस करना आसान नहीं रहा। जब मार्केट ने ये समझ लिया कि ये सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा, डिमांड मजबूत रही और शेयर प्राइस तेजी से ऊपर चला गया। इसीलिए एनवीडिया की मार्केट वैल्यू एक्सप्लोड हुई, हाइप की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे उस पर निर्भर हो गई। एनवीडिया की स्टोरी कोई फेरी टेल नहीं है, ये पेशेंस, टाइमिंग और प्रिपरेशन की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो रियल और ग्राउंडेड लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ, क्या एनवीडिया अगले 10 साल तक एआई का किंग रह पाएगी? मिलते हैं फिर ऐसी ही नई इंस्पायरिंग बिजनेस के स्टडी वीडियो के साथ।